हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक प्लास्टिक एनालिसिस। ओके, तो पहले हम लोग पढ़ते थे जो इलास्टिक एनालिसिस पढ़ते थे कि वर्किंग लोड इक्वल टू अल्टीमेट लोड बाय 1.5 क्या था, सेफ्टी फैक्टर था कि भाई हम लोग चलते थे कि वर्किंग लोड जो है अल्टीमेट लोड से कम होगा, अल्टीमेट स्टेज से पहले ही, मतलब यील्ड स्टेज से पहले ही जो आपका बीम जो है वो फेल हो जाएगा, इसीलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 रखते थे। लेकिन प्लास्टिक एनालिसिस में ऐसा नहीं है। प्लास्टिक एनालिसिस बोलते हैं कि यील्ड स्टेज पार करेगा तभी वो स्ट्रक्चर जो है हमारा फेल होगा। तो ओके, तो तो प्लास्टिक एनालिसिस आज पढ़ने वाला है। तो कोई भी चीज़ को अगर एनालाइज करना है तो सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेस कर्व में हम उसको देखते हैं कि स्ट्रेस कर्व से उसको एनालाइज करते हैं। तो इसका स्ट्रेस कर्व आपको, ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस कर्व आपको पता है कि ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन। तो माइल्ड स्टील का आपको स्ट्रेस कर्व पता है कि ऐसा होता है कि इसमें होता है इलास्टिक लिमिट, ये होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, ये होता है इलास्टिक लिमिट, ये होता है अपर यील्ड पॉइंट, ये होता है लोअर यील्ड पॉइंट, फिर ये होता है यील्डिंग। ये यील्डिंग क्या होता है, यही होता है डक्टिलिटी। जिसमें यील्डिंग होगा उसमें डक्टिलिटी होगा। तो आपको यील्डिंग में क्या होता है, स्ट्रेस नहीं बढ़ता है लेकिन स्ट्रेन बढ़ते जाता है। तो इसमें क्या होगा, तो इसी स्टील में होता है ये यील्डिंग होता है, जिसमें आप डक्ट नहीं बोलते, स्टील डक्टाइल है, डक्टाइल यील्डिंग की वजह से है, इसमें यील्डिंग होता है। इसमें स्ट्रेस कांस्टेंट रहता है लेकिन स्ट्रेस बढ़ते जाता है लोड से, हथौड़ा से मारने पर, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। ओके, अब ये कोई भी चीज़ का अगर ये कर्व होता है वो दो तीन टाइप का होता है। जैसे कि ये हो गया कंक्रीट कर्व, कंक्रीट का कर्व। ये कंक्रीट का कर्व कैसे, ये जो स्ट्रेस है ये स्ट्रेन है, स्ट्रेस है ये स्ट्रेन है। तो अब स्ट्रेन में क्या होता है, तो देखो इसमें पहले तो ये आपका लोड डालने पर स्ट्रेस बढ़ते जाता है, स्ट्रेन जीरो। लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें आपका ये प्लास्टिक डायरेक्ट प्लास्टिक स्टेज में जाता है और ये टूट जाता है। तो ये होता है कंक्रीट। कंक्रीट में आपने देखा होगा ये ज़्यादा लंबा उम्बा नहीं होता है लेकिन डायरेक्ट टूट जाता है। और ये स्टील में हम प्लास्टिक एनालिसिस में कौन सा कर्व ये लेके चलेगी, ऐसा कर्व जिसमें ये इलास्टिक थोड़ा सा इलास्टिक होगा, फिर ये प्लास्टिक स्टेज में जाएगा, ये प्लास्टिक स्टेज में जाएगा। तो ये इसको हम कंसीडर करेंगे आज, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखिए एक बीम मानते हैं, एक प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं, जैसे कि लेटेस्ट कंसीडर ए बीम। ये कंसीडर किया हमने एक बीम जो सिंपली सपोर्टेड है, इसमें किलोन्यूटन लोड लगा है, पॉइंट लोड। तो इसका जो हम लोग पढ़ा है ये है क्या, ये है रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर है, ये है डी, ये है बी। तो अब इसका हमने पढ़ा है कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू 1/12 बी डी क्यूब फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू 1/12 बी डी क्यूब हो जाएगा। और फिर ये वाई मैक्स क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द लोड, ये आपका d/2 हो जाएगा। यहाँ से लोड लग रहा है, यहाँ से डिस्टेंस, तो d/2। ओके, तो अब जेड क्या हो गया, सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस मतलब होता है सेक्शन से देखो कैसा लगता है। तो सेक्शन मॉडुलस मतलब होता है I/Y, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। तो ये 1/12 बी डी क्यूब बाई 1/d/2 इक्वल टू करेंगे तो 1/6 बी डी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया सेक्शन मॉडुलस फॉर इलास्टिक। अगर ये जो बीम है वो इलास्टिक एनालिसिस कर रहे हैं तो ये सारा चीज़ होगा, ये हमको काम लगेगा डेरिवेशन में, तो हम देखेंगे इसका। और फिर ये याद रखना आप लोग। और फिर हम आप लोग पढ़ते हैं कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे होता है, मतलब इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे होता है। देखिए अगर ये बीम है, मानो ये सिंपली सपोर्टेड, यही बीम यहाँ पर मैंने बनाया, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ये डिफ्लेक्ट, अगर कोई लोड आ रहा है तो ये डिफ्लेक्ट कैसे होना चाहिए था, ऐसे, इलास्टिक एनालिसिस में। लेकिन प्लास्टिक एनालिसिस में ये डिफ्लेक्ट, ये लोड जो है ये डिफ्लेक्ट हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पर अगर लोड लग रहा है तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ बीच में हिंज बन जाता है। तो हिंज क्यों बनता है वो मैं अगले अगले ये इसमें पढ़ाऊँगा, अगले ये पेज में पढ़ाऊँगा। देखो तो हिंज क्यों बनता है, तो हिंज देखो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से पता चलेगा कि हिंज क्यों बनता है। देखो ये है बीम का क्रॉस सेक्शन है, बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये है बी, ये है d/2, और ये आपका है, ये भी है बीम ही है। तो अब इसका लॉन्गिट्यूडनल भी है। तो अब देखो, अब यहाँ पर मैंने ये बनाया, ये न्यूट्रल एक्सिस बीच से जा रहा है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैं बना रहा हूँ। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे, तो ये जो है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनाएंगे, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। देखो ये हो गया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व
स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेस जितना ज़्यादा लोड लगाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ते जाएगा। लेकिन मानो हमने यील्डिंग स्ट्रेस से कम स्ट्रेस लगाया है तो यह है स्ट्रेस अलाउेबल स्ट्रेस, मतलब यील्डिंग स्ट्रेस से कम स्ट्रेस लगाया है तो इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बनेगा। जब हम स्ट्रेस लगा दिया किसी भी स्टील स्ट्रक्चर में यील्डिंग स्ट्रेस के जितना हमने स्ट्रेस लगा दिया, स्ट्रेस यील्डिंग स्ट्रेस के जितना हमने स्ट्रेस लगा दिया तो ये यील्डिंग पॉइंट पे चला जाएगा। तो ये इसका जो आउटर मोस्ट फाइबर है, अब ज़्यादा लोड जो लगाएंगे तो ये प्लास्टिक स्टेज में कन्वर्टेड होने लगेगा। तो देखो ज़्यादा स्ट्रेस, अब इससे भी ज़्यादा स्ट्रेस, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस लगा है, मतलब स्ट्रेस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन अब ज़्यादा लोड लगाए तो क्या होगा, ज़्यादा लोड लगाए अब इससे ये यील्ड स्ट्रेस, इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बढ़ सकता, लेकिन ज़्यादा लोड लगाने पर आपका क्या होगा, ऐसा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन जाएगा। ऐसा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखो यहाँ पर था कि प्लास्टिक स्टेज में नहीं गया था, मतलब यील्डिंग स्ट्रेस नहीं गया था, लेकिन जैसे ही यील्ड स्ट्रेस जाएगा तो यहाँ पर जो है यहाँ पर यील्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। बीम जो आउटर फाइबर है जस्ट यील्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये प्लास्टिक में कन्वर्ट होने लगेगा। पहले तो इलास्टिक के अंदर था, अब ये प्लास्टिक स्टेज में चला जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर ये है, जैसे ही मतलब और ज़्यादा लोड लगाए तो अब यहाँ पर जो है इतना सारा रीजन जो है आपका प्लास्टिक स्टेज में चला गया है। इतना सारा रीजन जो है आपका प्लास्टिक, नीचे से भी और ऊपर से भी प्लास्टिक स्टेज में चला गया है। तो प्लास्टिक स्टेज में और ज़्यादा लोड लगाए, और ज़्यादा लोड लगाने पर आपका क्या होगा, और ज़्यादा लोड लगाने पर आपका ये जो फुल जो सेक्शन है ये हाफ, ये होगा टेंशन, ये होगा कंप्रेशन स्टेज का, ये होगा कंप्रेशन स्ट्रेनिंग, ये पूरा स्ट्रेनिंग जो होगा कंप्रेशन स्ट्रेनिंग होगा और ये प्लास्टिक स्टेज में चला जाएगा। ये जो फुल सेक्शन है ये भी और ज़्यादा लोड लगाने पर ये सारा जो है प्लास्टिक स्टेज में चला गया, और इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसा बनेगा। मतलब सबसे ज़्यादा लोड लगाने पर या और इससे ज़्यादा लोड लगाया तो ये टूट जाएगा। तो ये ज़्यादा है, ये प्लास्टिक सारा का सारा सेक्शन जो है, एक सेक्शन, ये जो बीम है, यहाँ पर बीम है, तो ये जो सेक्शन है ये सारा का सारा आपका क्या हो गया, प्लास्टिक स्टेज में चला गया है। यहाँ पर अगर लोड लगाया है तो सारा सेक्शन जो है प्लास्टिक स्टेज में चला गया है। तो अब इसी प्लास्टिक स्टेज को हम ये स्टडी करेंगे। तो अब प्लास्टिक स्टेज में चला गया है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो अभी इसको हम याद रखेंगे और इसके बेसिस पर हमें आपको बताऊंगा कि मोमेंट जो है प्लास्टिक स्टेज में ज़्यादा ये बियर करता है या इलास्टिक स्टेज में मोमेंट ज़्यादा बियर करता है। देखो जो एक बीम है वो, तो देखो अब ये हमने ये बनाओ यहाँ पर, यहाँ पर देखो तो ये है क्या, ये कंप्रेशन में है, कंप्रेशन स्ट्रेस, ये है कंप्रेशन स्ट्रेस, ये है टेंशन स्ट्रेस। कैसे, तो मतलब ये ऐसे मैंने डाला तो ये सिग्मा ए है तो थोड़ा सा मैंने लोड डाला, सिग्मा वाई है ऐसा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर, थोड़ा सा और ज़्यादा लोड डाला और ये यील्डिंग स्ट्रेस पर चला गया। और ये जो है आपका ये स्ट्रेस डालते डालते आपका देखो कैसा हो जाएगा, देखो स्ट्रेस डालते डालते आपका ऐसा हो गया। देखो तो यही हो गया, यही यील्डिंग, अब ये इसका यील्डिंग हो गया। ये स्टील में हम ये करेंगे, लेकिन ये मैं एग्जांपल के तौर में दिखा रहा हूँ। आपका ये यील्डिंग हो गया, देखो अब ये पतला हो गया सेक्शन और ये यील्डिंग हो गया, इसका थोड़ा ऐसा हो जाएगा, प्लास्टिक स्टेज में कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो अब यहाँ पर तो ये जो है ऊपर का जो मॉलिक्यूल्स है वो कंप्रेशन में है और नीचे का जो मॉलिक्यूल्स है वो टेंशन में है। समझ में आ रहा है, नीचे का जो बीम का जो नीचे का सेक्शन होता है वो टेंशन में होता है और ऊपर का बेस सेक्शन होता है वो कंप्रेशन में होता है। मैंने लोड कहाँ से लगाया है, ऊपर से। ओके, तो अब यहाँ पर आ गया, तो इस कंप्रेशन में यहाँ पर जो है ये कंप्रेशन स्ट्रेस है, उसका जो आपका ये रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा बीच से होगा, टेंशन स्ट्रेस है उसका रिजल्टेंट स्ट्रेस बीच का होगा, और इन दोनों स्ट्रेस के बीच, रिजल्टेंट के बीच में जो होगा डिस्टेंस होगा d/2। ओके, और d/2 डिस्टेंस होगा। और अब चल जो ये होगा आपका d, जो हमको जरूरत पड़ेगा वो हम करते चलेंगे, कोई बात नहीं। ये है d, ये है b, ये है न्यूट्रल एक्सिस। ओके,
और यहाँ पर जो है आपका ये कहाँ पर है, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या है, टेंशन है, ओके, यहाँ पर नीचे क्या है, कंप्रेशन है। तो रिजल्टेंट ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो रिजल्टेंट आपका ये होगा, ये रिजल्टेंट आपका ये होगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d/2। यही मैंने यहाँ पर दिखाया है, लेकिन यहाँ पर कंप्रेशन को इस साइड और कंप्रेशन को उस साइड और टेंशन को इस साइड मैंने दिखाया है, ओके। लेकिन बात यही है, समझ में आ रहा है मेरी बात। और फिर अब देखो मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट निकालेंगे, तो प्लास्टिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये सिग्मा मतलब होगा स्ट्रेस यील्ड, इसका ही कर रहे हैं ना, ये क्या है, यील्डिंग स्ट्रेस है, यील्डिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यील्डिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीम और स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर हो तो इसका, तो यील्डिंग स्ट्रेस इनटू, देखो अब यह इस एरिया का रिजल्टेंट के बीच के जो एरिया है उसका हमने क्या लिखा है, एरिया। देखो फोर्स इनटू एरिया होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है आपका मोमेंट का फॉर्मूला, डिस्टेंस, ओके। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा वाई मतलब स्ट्रेस इनटू एरिया। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, b इंटू d/2, ओके। और इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका d/2, ओके। जैसे क्या होगा, सिग्मा y इंटू BD स्क्वायर बाई 4। और मोमेंट इन इलास्टिक क्या होगा, मोमेंट का फॉर्मूला एक ये भी होता है, मोमेंट का फॉर्मूला एक ये भी होता है कि आपका मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं, सिग्मा इक्वल टू m/z होता है। तो m इक्वल टू अब क्या, सिग्मा इंटू जेड। तो अब देखो ये मोमेंट इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड हो गया। अब सिग्मा इंटू जेड, तो आपने लिखा सिग्मा इलास्टिक मोमेंटम लिखे, सिग्मा यील्डिंग इंटू जेड। जेड का मैंने आपको बताया था, जेड का क्या होता है, 1/6 BD स्क्वायर इन इलास्टिक तो 1/6 BD स्क्वायर, जेड इंटू 1/6 BD स्क्वायर, ओके। अब इन दोनों का हम रेशियो ले लेंगे, इन दोनों का रेशियो लेने पर हमको क्या पता चलेगा, देखो इन दोनों का रेशियो लेने पर हमको ये इन दोनों का रेशियो लेने पर सिग्मा वाई BD स्क्वायर बाई 4 बाई सिग्मा वाई BD स्क्वायर बाई 6। तो ये आपको इसका रेशियो जाएगा ये 3/2 इक्वल टू 1.5। यही अब MP इक्वल टू 1.5 ME। तो ये क्या बता रहा है कि आपका जो है ये प्लास्टिक स्टेज में, मतलब प्लास्टिक मोमेंट आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है। प्लास्टिक मोमेंट क्या होता है, इलास्टिक मोमेंट से ज़्यादा होता है। मतलब क्या, बीम जो है प्लास्टिक स्टेज में ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है कंपैरिजन टू इलास्टिक स्टेज, और वो टूटेगा भी नहीं। देखो ये इलास्टिक, अब मैं आपको बताऊंगा, देखो ये इलास्टिक जब जो ये यील्ड स्टेज पर जो पहुंचता है तो ये कैसे हो जाता है, मानो ये बीम है और ये हिंज बन जाता है। जब यहाँ पर मैंने लोड डाला, ये बीम है, यहाँ पर मैंने लोड डाला, मानो यहाँ पर मैंने लोड डाल रहा हूँ, ये लोड डालने पर ये ऐसे करके ऐसे लोड डालने पर ये आपका ऐसे यील्ड होते जाएगा और ये हिंज बन जाएगा। एक टाइम पर जाएगा जब पूरा का पूरा ये क्रॉस सेक्शन यहाँ का पूरा जो मॉलिक्यूल से यहाँ पर प्लास्टिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका ये यील्ड हो जाएगा पूरा का पूरा सेक्शन। और ये हिंज के रूप में जब ये प्लास्टिक स्टेज में चला जाता है तो आपका हिंज के रूप में ये यूज होता है, ये फ्री टू मूव होने लगता है। आपको हिंज पता है ना, हिंज क्या होता है, हिंज होता है जो फ्री टू मूव करने में हेल्प करता है। तो आपका ऐसे अब ये जितना भी आप रोटेशन में आप ये टूट जाएगा ऐसे। अब ज़्यादा लोड डालोगे तो ये ऐसे करके प्लास्टिक में जाते जाते एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा और टूट जाएगा। समझ में आ रहा है, यही होता है। तो ये प्लास्टिक के स्टेज में अगर मतलब प्लास्टिक मूवमेंट ज़्यादा होता है इलास्टिक मूवमेंट से, इसीलिए हम जो अब जो पढ़ने वाले हैं वो प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। और प्लास्टिक के बेसिस पर, प्लास्टिक स्टेज के बेसिस पर हम उसका जो सारा डिज़ाइन करेंगे। और यही है आपका ये प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम।